ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे परफॉर्म, और इस पर जो है मैं आपको ये बता रहा था कि क्लार्क कंपनी का हेड हमने बनाया है। सेकेंडली हमने ये हेड उसका मेंशन किया हुआ है, दिस इज़ द हेड ऑफ द क्लार्क कंपनी। क्लार्क कंपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर जुलाई 31st 2005। सो बैलेंस एज पर बैंक। अब ये बैंक स्टेटमेंट का साइड जो है वो हमने बना दी है, और इसको मैं अलग कलर में ले आता हूँ। ठीक हो गया जी, और इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, और बाकी इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बना देते हैं बैलेंस एज पर बुक, बैलेंस एज पर बुक। ठीक हो गया। एक तो बुक स्टेटमेंट होती है जो कंपनी की होती है, इसमें भी हम एक ऐड का कॉलम बना देते हैं और उसको 3 अमाउंट्स की ऑप्शन दे देते हैं, और उसके बाद लेस का बना देते हैं और उसको भी 3 अमाउंट्स की ऑप्शन दे देते हैं, और फिर एडजस्टेड बुक बैलेंस ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये लें जी, यहाँ तक हमने कुछ अपनी कलरिंग और सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब इसको मैं ज़रा डिफरेंट सा कलर दे देता हूँ, या चलें उसके करीब करीब। ये कर देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये बात अब आपको क्लियर होगी। ये छोटी सी बैंक स्टेटमेंट हम बनाने की अब कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले आगे जी स्टूडेंट्स, आपके पास हम देखते हैं स्टेटमेंट नंबर ए पढ़ते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। आफ्टर ऑल posting is complete on the July 31st. The company's cash account has $26,193 debit balance, but its July bank statement shows $28,020 cash balance. बैंक स्टेटमेंट कितना शो कर रहा है जी? सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो मेंशन करते हैं। ये आउटर कॉलम है, मैं यहीं पे अमाउंट्स मेंशन कर रहा हूँ, जो कि है जी $28,020 की, $28,020 खुद ही उसने मेंशन कर दिया 28,020। और इसी तरह से बुक स्टेटमेंट जो बैलेंस शो कर रहा है, दैट इज डॉलर कैश अकाउंट 26,193। ठीक हो गई। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आई कि दो जो हैं वो हमने बैलेंस जो है यहाँ पे पुट कर दिए। एक बैलेंस एज पर बुक जो कि कंपनी का कैश अकाउंट था, कंपनी कैश अकाउंट शोइंग 26,193 एंड बैंक स्टेटमेंट शोज 28,020। ये जो है जी हमने दो बैलेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद है जी बी नंबर स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट नंबर बी कहती है चेक नंबर 3031 फॉर $1380 एंड चेक नंबर 3040 फॉर $552 were outstanding on June 30 bank's reconciliation. Check number 3040 is listed with the July cancelled checks, but check number 3031 is not. Also check number 3065 for $336 and check number 3069 for $2148, both written in July, are not among the cancelled checks on the July 31st statement. चलें, आप स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान स्टेटमेंट है, सिर्फ समझने की बात है। ठीक हो गया, सिर्फ समझने की बात है, इसमें कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। उसने कहा कि जी एक तो चेक था जो कि 3031 का था, और एक चेक जो था 3040 का था। ये कब के थे?
ये इस टाइम के थे, जून 30 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हम कब की बना रहे हैं स्टेटमेंट, ये देखें, हम स्टेटमेंट बना रहे हैं जुलाई की। ये जो चेक थे ये थे जून के। अब ये मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग चेक्स होते हैं वो कंपनी ने किसी की पेमेंट करनी होती है। क्लार्क कंपनी ने किसी के पैसे देने थे किसी पार्टी के, तो उनके नाम पर चेक इशू किया क्लार्क कंपनी ने जून में। ये 2 चेक इशू किए, जो कि एक 3031 था और एक 3040 था। ये 2 चेक क्लार्क कंपनी ने इशू किए उस पार्टी के नाम पर जिसको इन्होंने पेमेंट करनी थी। इसमें से चेक 3040 जो है वो जुलाई के कैंसिल चेक्स में शामिल हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब वो जो नेक्स्ट पार्टी जिसके नाम पर क्लार्क कंपनी ने चेक इशू किए हैं, जब वो चेक अपने बैंक में प्रेजेंट करेंगे और अमाउंट क्लार्क कंपनी के अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर उस पार्टी के अकाउंट में चली जाएगी, तो वो चेक कैंसिल हो जाएगा। और जो चेक अभी तक उस कंपनी ने अपने अकाउंट में प्रेजेंट नहीं, अपने बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया, और वो अमाउंट अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई क्लार्क कंपनी के अकाउंट से उस पार्टी के अकाउंट में, तो वो चेक अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सो एक चेक तो कैंसिल हो गया है, ये अमाउंट तो ट्रांसफ़र हो गई है क्लार्क कंपनी के अकाउंट से उस पार्टी के अकाउंट में, जो कि 3040 था। लेकिन जो दूसरा चेक था 3031 वाला, ये वाला स्टार्ट वाला, जो कि 1380 का था, ये अभी तक जो है वो आउटस्टैंडिंग ही है। तो ये 3031 का जो चेक जो कि जून का था, ये अब फिर जुलाई में एंटर हो गया एज एन आउटस्टैंडिंग चेक। ये भी जुलाई के आउटस्टैंडिंग चेक्स के अंदर शामिल किया जाएगा। समझ में आई जी आपको स्टूडेंट्स बात? ठीक हो गया। जून का चेक है, ये अब नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ पे भी एज एन आउटस्टैंडिंग चेक ही मेंशन किया जाएगा। ठीक हो गया। लोगों के पास चेक पड़े रहते हैं और वो उसको नहीं रिसीव करते। अब आपकी यूनिवर्सिटी ने, अभी ये कोरोना वायरस की वजह से आपकी यूनिवर्सिटी ने मेरा एक चेक बनाया था, वो कहीं मार्च की 17 तारीख को बनाया था। उसी टाइम पे कोरोना वायरस का इशू आ गया। मैं वो चेक लेने गया हूँ अप्रैल की तकरीबन अभी 12 या 13 तारीख को यूनिवर्सिटी में लेने, तो तकरीबन ऑलमोस्ट समझ लें कि 3 हफ्ते वो चेक वहाँ पे पड़ा रहा। तो अब यूनिवर्सिटी ने उसको अपने अकाउंट में क्या मेंशन किया होगा कि ये अभी तक आउटस्टैंडिंग है, ये अभी अमाउंट जानी है टीचर के अकाउंट में, लेकिन अभी तक ये गई नहीं है, ये अभी तक हमारे पास चेक पड़ा हुआ, वो टीचर रिसीव करने ही नहीं आया। ठीक हो गया। अब जब मैं उनसे ले आया हूँ, ठीक हो गया, और अब वो मैंने अपने अकाउंट में बल्कि ट्रांसफ़र भी हो गया अमाउंट अब वो, तो अब वो यूनिवर्सिटी क्या उसको मेंशन करेगी अपने पास, कैंसिल चेक। अब वो चेक कैंसिल हो गया, वो जो हमने टीचर के नाम पर इशू किया हुआ था, अब वो उनके अकाउंट में, टीचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया अमाउंट, तो अब वो चेक अपने पास कैंसिल उसको कंसिडर करेंगे। अब वो चेक आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, वो कैंसिल हो गया। लेकिन मार्च 17 जब वो चेक बना था और अप्रैल 12 तक जब तक वो चेक यूनिवर्सिटी के पास रहा, वो उसको आउटस्टैंडिंग कंसिडर करते रहे। लेकिन जो ही वो चेक मैंने रिसीव किया और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसी वक्त वो चेक कैंसिल हो गया था। समझ आ गई बात? अब कुछ आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। अब ये चेक जो है, ये अब देखें, जैसा मेरा चेक मार्च का था तो वो अप्रैल में गया, तो वो एज एन आउटस्टैंडिंग ही गया ना अप्रैल में। इसी तरीके से ये जून का चेक है 3031, तो ये भी 3031 का जो जून का चेक है, ये अब जुलाई में भी एज एन आउटस्टैंडिंग चेक ही आगे फॉरवर्ड होगा। इसी तरीके से जो चेक नंबर 3065 है और चेक नंबर 3069 है, ये भी जुलाई के ही हैं और ये भी अभी तक कैंसिल नहीं हुए, बल्कि ये आउटस्टैंडिंग ही है। ठीक है जी। तो अब हमने 3 चेक्स को जुलाई के अंदर, एक जून वाला और 2 जुलाई वाले, ये तीनों आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग चेक कहाँ से लेस होते हैं जी? अब ये 1 बाय 1 आप खुद ही जो साथ साथ मेरे चल रहे हैं वो तो आंसर एकदम से कर देंगे, सर ये लेस होते हैं फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। जो क्लास में विजिलेंट स्टूडेंट होते थे वो एकदम आंसर किया करते थे। जो इसमें कितने कॉलम मैंने बनाए जी? 1 2 3, 3 बनाए हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहीं पे अमाउंट मेंशन कर देता हूँ। इससे नेक्स्ट कॉलम, ये तो ये कॉलम हो गया, यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक हो गया। सो अब आउटस्टैंडिंग चेक जी 3 लेस होंगे। चेक नंबर
चेक नंबर है जी चेक नंबर 3031। चेक नंबर 3031 एक ये आउटस्टैंडिंग है, कितनी अमाउंट है? अब ये तो मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाना पड़ेगा। चलें मैं दूसरा चेक भी पहले मेंशन कर लूँ, फिर चेक। अब ये चलें, इसने खुद ही अमाउंट दे दिया आगे, तो ये अब 3031 नहीं है। दूसरा चेक जो है वो है जी 3065 और एक आ गया जी आपके पास आगे चेक नंबर 3069। 3069 तीन चेक जो हैं वो जी आउटस्टैंडिंग है। 3 चेक्स वर आउटस्टैंडिंग। तो ये था ओ पी और क्यू में जाके अब हम ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, 3031 की अमाउंट क्या है? 3031 की अमाउंट है $1380। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, $1380। इसी तरीके से चेक नंबर 3065 की अमाउंट क्या है जी? $336। $336 ये भी मेंशन करेंगे। $33 सॉरी सो $336। ओके, उसके बाद आ गया आपके पास थर्ड वन, चेक नंबर 3069 is for $2148। so $2148 तीन चेक हो गए जी आपके पास आउटस्टैंडिंग। ठीक हो गया। ये मैं इनर कॉलम में आप कर रहा हूँ, ये देख लें, ये कॉलम मैंने इनर किया है, इसकी अमाउंट जो है ये सारी ऐड करके मैं आगे ले जाऊंगा और ये तमाम फिर ये नेगेटिव अमाउंट एक बन जाएगी आपके पास। ठीक हो गया जी। ये बात थोड़ा सा आप इसको जहन में क्लियर रखिएगा कि कौन सी अमाउंट लेस हो रही है, कौन सी ऐड हो रही है। इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये आपके पास ऐड हो रहा है, ये आपके पास लेस हो रहा है और ये आपके पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट होगा। ये हो गया जी बैलेंस एज पर बैंक। तो इन सब का जो है वो बोल्ड होना ज़रूरी है क्योंकि कई बार समझने में मुश्किल आ जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए ये साथ साथ आपकी एक चीज़ मैं आपके इंटरेस्ट की भी करता हूँ ना, बोल्ड करना और कलरिंग करना, ताकि आप लोग खुश रहें। अच्छा ओके, अब उसके बाद आ गया जी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट नंबर सी। In comparing the cancelled checks on the bank statement with the entries in the accounting record, it is found that check number 3056 for July rent was correctly written and drawn for $1250 but was erroneously entered in the accounting record as $1230। ये बिल्कुल वही एरर की स्टेटमेंट है जो इससे पहले हम अभी पढ़ के आए लास्ट क्वेश्चन में, जो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में थी। ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है। अब मैं समझता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे थोड़ा गौर किया था वो उसका एकदम से आंसर करेंगे कि सर ये ऐसे होता है वर्किंग। सो स्टेटमेंट नंबर सी इज कि जी वही बात, वही स्टेटमेंट दोबारा कि जब हम ये देख रहे थे, मींस कंपनी ये बात कर रही है कि जी जब हम कंपेयर कर रहे थे कि कौन सा चेक कैंसिल हो गए बैंक स्टेटमेंट में और जब हम उसको कंपेयर कर रहे थे विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मीन अपने रिकॉर्ड के साथ जब हम उसको कंपेयर कर रहे थे तो हमने ये देखा इट इज़ फाउंड है चेक नंबर 3056 जो कि जुलाई का था, जुलाई की रेंट की को पेमेंट हमने करनी थी किसी को, तो हमें पता लगा कि वाज करेक्टली रिटन एंड ड्रॉन के बैंक ने वो बिल्कुल, अब ये करेक्टली रिटन एंड ड्रॉन इसमें बैंक का ही नाम आ रहा है बेसिकली, क्योंकि कंपनी बैंक स्टेटमेंट को देख रही थी, उसको पता लगा कि वो बिल्कुल ठीक ड्रॉ किसने किया जी, बैंक ने किया फॉर 1250 बट वॉज एरोनियसली इंटर्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। लेकिन गलती से हमने अपने रिकॉर्ड में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 1230 से उस चेक को मेंशन किया। समझ में आई बात?
बिल्कुल ठीक, बैंक ने ड्रॉ किया 1250 से, हमने गलती से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर 1230 से उसको मेंशन किया, मींस कम अमाउंट से मेंशन किया। ज़्यादा अमाउंट से लेस करना था हमें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर, लेकिन हमने उसको 1230 से लेस किया है, तो $20 का रिकॉर्डिंग एरर लेस करेंगे हम बुक स्टेटमेंट से, बुक बैलेंस से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कंपनी की गलती है, बैंक ने ये चेक बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया है, हमने ये चेक गलत ड्रॉ किया है। तो हम ये कहेंगे यहां पर रिकॉर्डिंग एरर, रिकॉर्डिंग एरर ये आ गया जी $20, सिर्फ इतने। ठीक हो गया जी, कंपनी की गलती है, बैंक ने बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया है 1250 से, हमने गलती से अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 1230 से लेस किया है। हम मजीद $20 लेस करेंगे तो फिर 1250 अमाउंट बैलेंस हो जाएगी। ज़्यादा अमाउंट लेस करनी थी, 1250 लेस करने थे, गलती से कम अमाउंट लेस की है, मींस 1230 लेस की है, $20 का फ़र्क आ रहा है, $20 मजीद लेस करेंगे तो 1250 के इक्वल हो जाएगा। ठीक होगी जी बात, कोई इसमें अगर आपको परेशानी हो, अगर आपको इसमें परेशानी है ना, तो फिर इसका वाहिद हल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और वो है ऑनलाइन सेशन, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ भी है। आप लोगों ने उस वक्त वहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको रिजेक्ट कर दिया, बट जो स्टूडेंट वॉलंटियर हैं, जिनको बात समझ में नहीं आती, या जो कुछ एक्स्ट्रा भी मुझसे नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे ऑनलाइन सेशन में उसको डिस्कस कर सकते हैं। मैंने MS टीम्स के ऊपर आपकी क्लास डेवलप की हुई है और आपके साथ कोड भी शेयर कर दी है। आप लोग काइंडली उधर आएँ और ऑनलाइन सेशन मुझे बताएं, मैं ऑनलाइन सेशन लगाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक हो गया जी, कोई इसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे आ गया जी आपके पास स्टेटमेंट नंबर D is a credit memorandum enclosed with a July bank statement indicates that bank collected $9,000 cash on non-interest bearing note for clerk, deducted a $45 collection fee and credited the remainder to its account. ठीक हो गई। So clerk had not recorded this event before receiving the statement. क्लार्क ने अभी तक चीज़ को अमाउंट को एंटर नहीं। क्रेडिट मेमोरेंडम क्या होता है, मैंने बड़ा आपको वाज़ेह अंदाज में इसके बारे में बताया हुआ है। ये वो क्रेडिट मेमोरेंडम, डेबिट मेमोरेंडम वो स्टेटमेंट हैं जो कि बैंक के नॉलेज में हैं। बैंक ने क्रेडिट मेमोरेंडम इज़ अ स्टेटमेंट जो कि बैंक ने कंपनी के बिहाफ में कुछ रिसीविंग की हुई है, और डेबिट मेमोरेंडम वो स्टेटमेंट है जो बैंक ने कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट्स की हुई हैं या कुछ एक्सपेंसेस कंपनी ने बियर किए हैं तो वो उसको डिडक्ट करती है बैंक ने। तो ये दोनों स्टेटमेंट जब बैंक शेयर करता है विद द कंपनी, तब कंपनी को पता लगता है और कंपनी उसको अपने पास रिकॉर्ड करती है, तब ये चीज़ कंपनी के नॉलेज में आती है, तब तक ये कंपनी के नॉलेज में नहीं आती। ओके, तो क्रेडिट मेमोरेंडम ये कह रहा है जी कि इंडिकेट्स दैट द बैंक ने कलेक्ट किया $9,000 कैश और नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट फॉर द क्लर्क, और उसमें से डायरेक्ट कलेक्शन फ़ी भी कर लिया, $45 की फ़ी भी लेस कर दी है। सो क्रेडिट द रिमाइंडर टू इट्स अकाउंट, क्लर्क हैड नॉट गेट रिकॉर्डेड। सो अब इसमें हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं कि मैं यहीं पर या तो $45 लेस कर दूँ या फिर जाके यहाँ लेस कर दूँ। ये दोनों, ये जो एंट्री है जी डेबिट मेमोरेंडम की, ये यहाँ की है बेसिकली बैंक बुक स्टेटमेंट की। ये डेबिट मेमोरेंडम जो है क्रेडिट मेमोरेंडम, ये बैंक ने भेजा है कंपनी को नहीं पता था कि बैंक ने कंपनी के बिहाफ पर $9,000 रिसीव किए हैं और उसके ऊपर फ़ी भी लगाई है $45 की। तो अब कंपनी को पता लग गया है, जब उसके पास क्रेडिट मेमोरेंडम आया है, अब कंपनी इसको अपने पास जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करेगी और क्रेडिट मेमोरेंडम की अमाउंट को ऐड करेगी। ठीक हो गया जी। सो कितने की है जी, बैंक कलेक्टेड $9,000 कैश। अच्छा, सो दिस इज बेसिकली द नोट्स रिसीवेबल, हम इसको यही कहते हैं, नोट्स रिसीवेबल। कितने का है जी,
सो स्टूडेंट्स, नोट्स रिसीवेबल की जो अमाउंट है वो हम अभी इस कॉलम में मेंशन करेंगे, दैट इज़ डॉलर कितनी है जी, 9000। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, काम करते हैं बल्कि हम यहीं पे उसको मेंशन कर लेते हैं, इसमें से $45 यहीं से लेस कर लेते हैं। ठीक होगा जी, डॉलर 9000 माइनस डॉलर 45, क्या अमाउंट है जी, 45 है ना, कलेक्शन फ़ी भी है ना, तो ये फ़ी लेस होगी स्टूडेंट्स। फ़ी को लेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम नीचे से भी लेस कर सकते हैं जाके, यहाँ लेस है, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी कर दूँ जी, कलेक्शन फ़ी मेंशन करके यहाँ पे 45 मेंशन कर दूँ 20 के नीचे, यहाँ पे भी ये काम हो सकता है। ठीक हो गया, वहाँ ऊपर भी आप उसको लेस कर दें तो वहाँ पे भी हो सकता है, बात तो वही होगी। लेकिन क्योंकि चले वो नोट्स रिसीवेबल के साथ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे भी ऐसा हो चुका है, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे लेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, डॉलर 9000 मैं यहाँ नीचे भी मेंशन कर सकता हूँ, बात एक ही है, यहाँ पे भी कलेक्शन फ़ी मेंशन करूँ और 45 यहाँ पे भी मेंशन करूँ तो आंसर वही है, और यहाँ ऊपर से भी अगर उसको लेस करूँ तो आंसर वही है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये क्या हो गया, एरर आ गया इसमें, पता नहीं क्यों आ रहा है, नहीं ठीक हो गया, 955 बस सही है। चलें, तो इसके पीछे इसने फार्मूला लगाया हुआ है, अच्छा हाँ, डॉलर साइन नहीं लगाना था, चलें बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डॉलर साइन नहीं लगाते, खैर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक हो गया जी, तो 1855 जो है वो आंसर आपके पास नोट्स रिसीवेबल्स का यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतनी अमाउंट रिसीव हुई है हमें, क्योंकि 45 उसमें से लेस हो गया। अब आगे ट्रांजैक्शन नंबर ई, अ डेबिट मेमोरेंडम फॉर $805 लिस्ट a 795 NSF check plus $10 NSF charge. The check had been received from a customer, Jim Shaw. Clark has not yet recorded this check as NSF. एक चेक था जो कि कंपनी ये सोच के बैठी हुई थी कि हमें किसी कस्टमर से $805 $795 बल्कि आने थे, तो शायद हम वो रिसीव कर चुके हैं, लेकिन बैंक ने उस कंपनी को बाद में बताया कि नहीं जी, ये आपका NSF चेक है, उस कस्टमर से उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि वो आपको ट्रांसफ़र हो सकें। सो बेसिकली डेबिट मेमोरेंडम टोटल कितने का है जी, $805 का, और इसमें से जो चेक की अमाउंट है वो है 795 प्लस 10 चार्ज है उसका, फीस जो चार्ज की है उसको डील करने की, तो टोटल अमाउंट 805 है, जिसमें से 795 NSF चेक है प्लस 10 जो है वो NSF चार्ज है। तो मैं वही अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस था कि स्टूडेंट समटाइम ऐसा करते हैं कि 805 को भी मेंशन करते हैं कि ये भी शायद NSF है, 795 को भी मेंशन करते हैं और 10 को भी मेंशन कर देते हैं। नहीं, ये डेबिट मेमोरेंडम बेसिकली $805 का है, जिसमें से 795 NSF चेक की अमाउंट है और $10 जो है वो उसके ऊपर बैंक ने चार्ज लगाया है, ये एक्सपेंस पे किया आपने। सो डेबिट मेमोरेंडम हम हमेशा लेस करते हैं फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक हो गया जी, बुक स्टेटमेंट से। सो हम ये कह सकते हैं जी NSF चेक। सो NSF चेक इज बेसिकली ऑफ डॉलर कितना आ गया जी, $795। ओके, उसके बाद आ गया जी, नीचे आ गया आपके पास NSF चार्ज, ये अब उसका एक्सपेंस है, NSF चार्ज दैट इज $10। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है कि आप बातों को ठीक से समझ रहे होंगे। उसके बाद आ गया जी स्टूडेंट्स आगे, इनक्लोज विद द जुलाई स्टेटमेंट is a $15 debit memorandum from the bank services. It has not been recorded because no previous notification has been received. एक और डेबिट मेमोरेंडम है जी जो कि $15 का है और वो बैंक सर्विसेज का है। बैंक ने कुछ सर्विसेज दी थी कंपनी को जिसके ऊपर उसने $15 मज़ीद कट कर लिए कंपनी के अकाउंट से। सो ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि इसके बारे में कंपनी को पता ही नहीं था, कोई नोटिफिकेशन बैंक ने जारी नहीं की। जैसे अब ATM की अमाउंट्स हमारे अकाउंट से निकाल ली जाती हैं, हमें कि बैंक बताता है, को कॉल करके बताता है कि जी आपके ATM की अमाउंट इतनी कट हो गई है, जो आप ATM यूज़ करते हैं, मतलब जो डेबिट कार्ड की जो
सालाना फ़ीस होती है। तो वो जिस डेट में आपने अपना अकाउंट ओपन किया होता है, कि फ़र्ज़ करें अगर आपने अपना अकाउंट अप्रैल में ही ओपन किया है, जैसे आज मतलब अप्रैल 20 है, तो अब अगर फ़र्ज़ करें आज आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं और आपको फ़र्ज़ करें आज ATM इशू हो गया कार्ड, तो फिर आपकी अगले साल अप्रैल 20 को ही ATM की वो फ़ीस काट लेंगे आपसे, उस डेबिट कार्ड की जो सर्विसेज फ़ी हैं। सो ये बैंक पता तो तब चलता है जब बैंक स्टेटमेंट सामने आती है। सो दिस इज़ डेबिट मेमोरेंडम, ठीक है ना। ये जितनी भी अमाउंट हो बैंक हमारे बिहाफ पर कटिंग करता है, ये डेबिट मेमोरेंडम की अमाउंट्स होती हैं। ठीक हो गया जी। ओके, सो बैंक सर्विसेज, बैंक सर्विस, बैंक सर्विसेज हैं जी आपके पास $15। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आ गया जी आपके पास, अब इस क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं इसी लेक्चर के अंदर, कोशिश करते हैं कि ख़त्म हो जाए। इतना सा टाइम रह गया, ज़रा देख लेते हैं इसको भी। 6 मिनट्स हो गए हैं, 4 मिनट्स रह गए हैं। ओके, क्लार्क्स July 31st daily cash receipt $10,152 were placed in the bank night depository on that date but does not appear on the July 31st बैंक स्टेटमेंट। सो एक रिसिप्ट थी, कैश रिसिप्ट कंपनी ने रिसीव की है, ठीक हो गया जी। कंपनी को मीन्स कैश मिला है और वो बैंक की उसने नाइट डिपॉजिटरी में डाल दी है, तो वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ जी बैंक स्टेटमेंट में। जुलाई 31st की बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं हो सका, तो अब वो अगस्त की बैंक स्टेटमेंट में इशू होगा पॉसिबली। तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं जी, इसको डिपॉजिट इन ट्रांजिट कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर। ठीक हो गया जी, दिस इज डिपॉजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। सो दिस अमाउंट इज़ बेसिकली, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि इससे पहले मैं इसको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 10,152 वो अमाउंट है जो कि कंपनी ने रिसीव की है और बैंक को अभी इसके बारे में नहीं पता था, तो कंपनी ने इसको नाइट डिपॉजिटरी में प्लेस कर दिया है। सो इसका मतलब ये है कि ये अभी बैंक स्टेटमेंट में ये मीन्स बैंक भी अब इस बैलेंस को ऐड कर लेगा अपने पास कंपनी के अकाउंट में, क्योंकि ये अमाउंट जो है ये कंपनी ने अपने पास ऐड कर लिया ऑलरेडी ना, सिर्फ बैंक को नहीं पता थी, तो बैंक अब इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा। ये याद रखिएगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने का मकसद ये है कि जो स्टेटमेंट्स बैंक को नहीं पता वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा, और जो स्टेटमेंट्स कंपनी को नहीं पता वो अपने पास रिकॉर्ड करेगी। यहाँ ये तमाम कंपनी की स्टेटमेंट्स थी, ये कंपनी को नहीं पता थी, और ये तमाम बैंक की स्टेटमेंट्स हैं जो बैंक को नहीं पता थी और कंपनी को पता थी, तो बैंक वो सारी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब ये होगा कि जी अब हम यहाँ पर इंटर कर देंगे इस अमाउंट को। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हम बेसिकली इधर हम इसको नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पर एक बैलेंस भी ले आते हैं, डेट इज़ इक्वल्स टू, ये दोनों बैलेंस ऐड होंगे प्लस दिस, इनको हमने ऐड कर लिया जी बैंक बैलेंस को, उसमें डिपॉजिट एंड ट्रांजिट को ऐड किया। अब मैंने इन तीनों अमाउंट को ऐड करूँगा, ये जो तीनों, और इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, दिस वन, ठीक है जी, तीनों ऐड हो गई हैं। और अब बैलेंस एज पर बुक स्टेटमेंट क्या आएगा जी आपके पास, इज इक्वल्स टू दिस वन माइनस, डिडक्ट हो रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने इसके साथ अगर मैं ब्रैकेट लगा देता तो ऑटोमेटिकली हो जाता, लेकिन अब मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि साथ ब्रैकेट है नहीं। ठीक है जी, तो ये आ गया बैलेंस 34,308। इसी तरीके से जी ये भी आ गया, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, दिस वन, इसके नीचे हम अंडरलाइन लगाते हैं। तो अंडरलाइन लगाने के बाद आप इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर लें, दिस वन, और ये आ गया। अब इसके बाद ये सारा जो डिडक्शन वाली अमाउंट है सबको ऐड कर लेते हैं, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, एंड अब हम यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन करके देखते हैं, इंशाल्लाह हमारा आंसर बैलेंस आ जाएगा, दिस वन माइनस दिस वन। सो ये आ गया, देखें जी 34,000 स्टूडेंट्स अब आपके सामने है, दिस इज़ योर आंसर। इसको डबल अंडरलाइन करें, इसको भी डबल अंडरलाइन करें और इसको सिंगल अंडरलाइन करें, तो ये है स्टूडेंट्स आपके सामने।